हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने फिजिक्स के पेपर में बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लगभग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम देखने वाले हैं, या नियम को हम कह सकते हैं देखने वाले हैं, या इसी को सिद्धांत हम कह सकते हैं, या इसी को डेरिवेशन हम कह सकते हैं कि 15 इंपॉर्टेंट हम डेरिवेशन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर देखना है। ये 5 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कमजोर छात्रों के लिए वरदान साबित होगा, जिनको अपने फिजिक्स के पेपर में 80%, 85%, 90% लाना है, उनके लिए वरदान साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक एक प्रश्न को आप समझते हुए नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा प्रेरित हो सके और मोटिवेशन मिल सके, जिससे हम आपके लिए और कंटेंट प्रोवाइड कर सके। थैंक यू जी सब्सक्राइब करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम सबसे पहले तो दूसरे नियम से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या नियम है उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी हम टेंशन ना ले, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वो भी हम पहले वाला भी देख लेंगे। हम दूसरे से ही स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट नियम है गॉस का प्रमेय। आप सभी जानते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमारा आता है सबसे पहले कि स्थिर वैद्युत का गॉस का प्रमेय क्या है। अब गॉस का प्रमेय कहें या गॉस का नियम क्या है, ये क्या है जी, इसमें क्या हमें बताया गया है। तो इसमें हमें बताया गया कि कोई भी, ध्यान से समझेंगे, ये सपोज डेट, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये सपोज डेट एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। तो ये एक बंद पृष्ठ है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाली, यहां से जाहिर सी बात है ये एक बंद पृष्ठ है, मान लेते हैं S, और इस पर प्लस Q आवेश है। तो जब आवेश है तो इससे बहुत सारी विद्युत फ्लक्स भी निकलेगा। विद्युत फ्लक्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। तो किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का, उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। 1/ε गुना होता है। यही बात यहां पे बताया गया। देखिए एक बार और सुन लीजिए, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε गुना होता है। बिल्कुल सही बात है। यही इसी को अगर हम नीचे लग दें तो ये हमारा फाई हो जाएगा, ये हमारा ε0 हो जाएगा। तो बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या आपसे कहा गया है, सिर्फ इतना ही कहा गया, गॉस के प्रमेय में क्या बात बताया गया कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर, मतलब गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। इसी को सॉल्व किए हैं, Q1 में गुणा होगा तो Q/ε0 हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला आ गया। और वही सेम यही बात लिखा गया है कि गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी पृष्ठ से, मतलब यहां पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा, बंद पृष्ठ होना आवश्यक है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/ε गुना होता है। होता है कि नहीं होता है जी, बिल्कुल होता है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। आशा करता हूं समझ के होंगे। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके एक सीक्वेंस पैटर्न में लिख देता हूं, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी हो सके। ये तो नियम आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको सीक्वेंस पैटर्न में यहां पे अरेंज कर देता हूं, देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे हमने फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला हमने बताया कि फाई = Q/ε0। तो ये हमने फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जहां Q आवेश है, ε0 विद्युतशीलता है, और फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन आपसे कितने नंबर में पूछा जाता है। एक तो 2 नंबर में पूछा जाता है, एक आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, यही सेम क्वेश्चन। अब देखिए, जिनको थोड़ा सा, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा,
हो सकता है बहुत सारे टीचर को मैंने देखा हुआ है खुद कि वो क्या करते हैं, गॉस का नियम बताएंगे, बस इतना नियम बताकर ये फिगर बस एक्सप्लेन करके ये आप फॉर्मूला लिख देंगे, आपका काम उनका हो गया, 2 नंबर बताकर चले जाएंगे। बट मैं मोस्टली कहता हूं कि मैं खुद देखा हूं, मोस्टली 80% मैं कह सकता हूं 80% चांस होता है कि ये जो गॉस का प्रमेय है ये 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछता है। अगर 5 नंबर में पूछता है तो केवल इतना लिखने से नंबर फुल नहीं मिलते दोस्त, इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। इसी वजह से बहुत सारे टीचर मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर शॉर्ट में बताकर निकल चलिए, ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना तो वैसे स्टूडेंट देखते नहीं है वीडियो का। बट फिर भी मैं अंत तक कहता हूं, अंततः सर से भी कहता हूं, बहुत सारे टीचर जो बड़े बड़े हैं, आप भी जानते हैं उनका सभी को नाम, बट नाम नहीं लेंगे। बट ये है कि वो भी हमसे कहते हैं सर उतना एक्सप्लेन करेंगे ना, ये स्टूडेंट बस कहते हैं कि सर डिटेल में पढ़ाइए, पढ़ना कोई नहीं चाहता, तो ऐसे भी कहते हैं। बट कोई नहीं जी, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, भले ही पढ़े या ना पढ़े। मैं चाहता हूं कि जो भी चीजें आप नॉलेज लें एक अच्छे सीक्वेंस पैटर्न में लें। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लें तो 5 नंबर का पढ़ रहे हैं तो 5 नंबर के लिए थोड़ा जानना आपको जरूरी है जी। तो मैं इसको, ये फॉर्मूला इसको प्रूफ करना होता है 5 नंबर में, तो हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। अगर जिनको देखना है अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को 10 मिनट या 15 मिनट थोड़ा सा आगे कर लीजिए, फिर दूसरा नियम आ जाएगा, फिर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर डेरिवेशन में कहूंगा जो सच में स्टूडेंट जो सीरियस वाले हैं समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक बंद पृष्ठ है, अब बंद पृष्ठ है मान लेते हैं, ये हमारा एक बंद पृष्ठ है, समझिएगा बहुत सिंपल सा बताएंगे। ये एक बंद पृष्ठ है हमारा, मान लेते हैं ये एक बंद पृष्ठ है S, इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, ये इसका केंद्र है। अब इस बंद पृष्ठ से बहुत सारी विद्युत फ्लक्स इस तरीके से निकल रही हैं, तो ये सपोर्टेड, ये विद्युत फ्लक्स हमारे क्या है, ये विद्युत फ्लक्स है, ये निकल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम अल्पांश पृष्ठ ले लेते हैं, यहाँ पे एक ये हम अल्पांश पृष्ठ ले लेते हैं, ये एक अल्पांश हमने यहाँ पे पृष्ठ ले लिया जिसको हम कहेंगे ds पृष्ठ, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका ये घन कोण है, यहाँ पे एक कोण बनता है जो है घन कोण, तो यहाँ पे एक घन कोण बनता है जिसको कहते हैं d ओमेगा। इस वृत्त की, एक बंद पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है, याद रखेंगे। यहाँ पर लंब है, ये अल्पांश जो पृष्ठ है इस पर लंब है L, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है E, और लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। तो ये केवल आपको ये फिगर आपको समझ लेना है, एक्सप्लेन अगर आप चाहें तो माना कि करके कर सकते हैं, बट फिलहाल उतना डिटेल में जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और समय हमारे पास कम ही है, उतना ही जाने जितना काम चल जाए। तो ये आपको फिगर बनाना है। आप क्या कहेंगे, माना एक बंद पृष्ठ S है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका एक अल्पांश पृष्ठ ds है, जिसका घन कोण d ओमेगा है, और लंब और तीव्रता के बीच बना कोण थीटा है। बस इतना ही आपको एक्सप्लेन कर देना है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये फिगर बना लीजिएगा। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे जानते हैं, ये एक बड़ा सा पृष्ठ है, ये इसका छोटा सा भाग है, ये एक छोटा सा भाग है, ये इतना, ये एक छोटा सा भाग हमने लिया है, एक बड़े से पृष्ठ का ये एक छोटा सा भाग लिया है, तो इसी को ds कह रहे हैं। तो अल्पांश पृष्ठ पर निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई भी लिखा गया है बहुत सारे बुक में, यहाँ पे फाई ई भी कर सकते हैं या फाई भी लिखा जाता है। तो फाई ई वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होता है, अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है E ds cos थीटा। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अल्पांश पृष्ठ है ना, ये अल्पांश छोटे से पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम आगे यहाँ पे d लगाएंगे, क्योंकि अल्पांश के लिए लगाते हैं तो यहाँ पे d लिखते हैं। फिर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये ds क्या है, यही अल्पांश पृष्ठ ds है, तो ds हमने दर्शा दिया, और cos थीटा है, थीटा क्या है, लंब और तीव्रता के बीच बना कोण है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ये आपको यहाँ पर इतना हो गया जी अल्पांश पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है, इतना हमारा मान हो गया।
अब हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन, यहाँ पे जो ई का मान है, ई का मान अगर हम रखें, ठीक है, या हमारा अल्पांश पृष्ठ के लिए तो निकल गया, छोड़िए, और अगर रख भी दें तो भी हमको अंततः वही करना पड़ेगा। ये अल्पांश पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का निकल गया, ये हमारा समीकरण, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सबसे पहले अल्पांश पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स निकाल लिए, तो अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो अब दूसरा हमारा काम रहेगा संपूर्ण पृष्ठ एस के लिए, एस से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ S से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो अब क्या लिखेंगे, ओनली फाई ई लिखेंगे। अब फाई ई इक्वल टू संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे ना, तो ये जो अल्पांश, ये जो हमारा पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ है, अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा। मतलब छोटे का योग ही क्या कहलाता है, समाकलन का मतलब वही होता है। तो इस तरीके से अल्पांश पृष्ठ है, ये बहुत सारी, ये जो पूरी पृष्ठ है, ये बहुत सारी इसी तरीके से छोटे पृष्ठों से मिलकर बना है, ये टोटल पूरा पृष्ठ। तो वही जो छोटा पृष्ठ है उसका समाकलन कर देंगे तो हमारा कुल क्या निकल जाएगा, कुल वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो यही हम अगर इसका समाकलन कर देते हैं तो फाई इक्वल टू फाई ई हो जाएगा। अगर हम इसका मान रखें तो डी फाई का मान क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा है। तो ये हमने रख दिया। अब देख लीजिए, अगर हमने इतना रखा तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या होता है, अब ई का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए, ये 1/, अगर हम इसका समाकलन कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमने इतना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे समाकलन डी ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे अब देख लीजिए, यहाँ पे इतना बात याद रखिएगा कि एक फॉर्मूला होता है घन कोण, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला होता है घन कोण का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डी एस कॉस थीटा ऊपर है, ऊपर डी एस कॉस थीटा है, नीचे आर स्क्वायर है। तो ये इतने के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल हम लिख देंगे। तो यही चीज़ें हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारा फाई है, ये हमारा फाई ई है, और ये हमारा 1/4 पाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू है, और इसके जगह पर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, फाई इक्वल टू ई डी एस, यहाँ पे इतना हमारा ये आ गया है, ठीक है ना। ये हमारा सबसे पहले तो इतना हमारा आ गया है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, यहाँ पे इतना हमारा आ गया ना। अब हम क्या कर देते हैं इसको, फाई ई इक्वल टू, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू जो है ना, ये एक नियतांक है। नियतांक जो वैल्यू होता है ये समाकलन से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बाहर हमारा निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब बचा क्या, ये समाकलन डी ओमेगा बच गया। और डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो हमने बहुत बार ये बताया हुआ है कि जब डी ओमेगा का समाकलन करेंगे ना, डी ओमेगा का समाकलन करते हैं तो इसका मान जो आता है वो 4 पाई आता है। डी ओमेगा का समाकलन होता है तो इसका मान आता है 4 पाई। तो ये देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये जो क्यू है ये 1 में गुणा करा देगा। तो क्यू 1 में गुणा करा देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फाई ई हो जाएगा। क्यू 1 में गुणा कराया तो ये क्यू हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट है तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा वैल्यू आ गया।
ये हमारा वैल्यू आ गया और इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड। देख सकते हैं आप कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा प्रूफ हो गया। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो, चलिए जी, तो ये हमारा देखिए गॉस का प्रमेय है जिसको हमने सिंपल में प्रूफ किया है। इसमें कुछ नहीं है, गॉस का नियम लिखिएगा, ये आप फॉर्मूला साइड में और ये फिगर आप पहले बना दीजिएगा। इसको हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया, आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले हमने इस अल्पांश पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स निकाला जिसका वैल्यू है इतना। फिर अब हमने ये छोटे से निकाल लिया, तो अब पूरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए ना, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम इस छोटे से वैद्युत फ्लक्स का समाकलन कर देंगे। और समाकलन केवल किए हैं और इसका वैल्यू यहाँ पे रखे हैं और फिर से ये हमने वैल्यू निकालते हुए सॉल्व किया है, तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया है। कुछ खास नहीं है, बस समझेंगे सब समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने दूसरा नियम जान लिया, अब तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले वाला करा दीजिए ना, पहले कराएंगे, टेंशन ना लीजिए, पहले वाला भी करा देंगे, उसकी टेंशन अपना लें। अगला हमारा आता है वैद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम का उल्लेख कीजिए और उसके परिपथ बनाकर समझाइए। तो यहां पे कह रहा है कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम का हमें उल्लेख करना है और उसका परिपथ बनाकर हमें समझाना भी है। तो चलिए हम सबसे पहले किरचॉफ का नियम लिखते हैं। तो किरचॉफ का नियम क्या है? तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला है प्रथम नियम जिसे हम संधि के नियम के नाम से जानते हैं। अब इसका में हमें क्या बात बताया गया, तो पढ़कर सुना दे रहे हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब यहां पे ये बात बताया गया कि कोई भी संधि है तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही बात हमें बताया गया है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यही तो बात यहाँ पे कहा गया। अब इसको थोड़ा हम समझा दें, समझ जाएंगे तो नियम आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम समझा देते हैं, अगर समझने का इच्छा है तो हम समझाएंगे जी। ये सपोज दैट ये एक बिंदु है, ये एक संधि है, ये एक संधि है। अब इस संधि से, संधि का मतलब होता है कि इससे बहुत सारी विद्युत धाराएं इस तरीके से आएंगी और जाएंगी भी। संधि का मतलब तो यही होता है कि जो बिंदु है इससे बहुत सारी धाराएं इस तरीके से आए भी और बहुत सारी धाराएं जो है इस तरीके से जाएं भी, बहुत सारी धाराएं इस तरीके से जाएं भी। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमारा, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाहूँगा। आई थिंक देखिए ये जो हमारी विद्युत धाराएं हैं इस संधि की ओर आ रही हैं, ठीक है ना, और यहाँ से ये हमारी विद्युत धाराएं संधि से बाहर निकल रही हैं। ये हमारी संधि की ओर आ रही हैं और ये विद्युत धाराएं फिर से यहाँ से, ये जो विद्युत धाराएं हैं ये संधि से बाहर निकल रही हैं। सपोज दैट ये विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं तो ये हमारी विद्युत धाराएं संधि से बाहर निकल रही हैं। ये संधि की ओर, यहाँ पर ये हमारी संधि की ओर बाहर निकल रही हैं, तो ये हमारी विद्युत धाराएं संधि की ओर इसमें प्रवेश कर रही हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारी धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही हैं और बहुत सारी धाराएं बाहर भी निकल रही हैं। जैसे ये देखिए ये संधि की ओर आ रही हैं, ये संधि से बाहर निकल रही हैं। तो संधि का मतलब तो यही होता है। तो ये हमारा क्या है, ये सभी विद्युत धाराएं हैं, विद्युत धाराएं। तो हम यहाँ पे यही कह रहे हैं कि किसी संधि पर देखिए या तो आने वाली धाराएं हैं या जाने वाली धाराएं हैं, सभी संधि पर मिल रही है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली, आएंगी या जाएंगी तो भी तो संधि पर मिलेंगी ना, तो किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है ना वो शून्य होता है। यही बात हमसे कहा गया है। जैसे कि सपोज दैट, अब इसको तो ये परिभाषा समझ में आ गया ना कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसको थोड़ा हम प्रूव कर देते हैं। तो ये किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम दिखा दें। ये सपोज दैट ये हमारा, इसको I1 मान लेते हैं, ये हमारा I2 है,
ये हमारा I3 धारा है, ये I4 धारा है, ये I5, ये हमारा I6, ये हमारा I7 और ये हमारा I8। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे ये कहा गया कि कोई भी संधि पर, ये पहली संधि की ओर आ रही है, यहाँ पे किरचॉफ के नियम में हमें एक चिन्ह परिपाटी बताया गया है, वो हम बताना चाहेंगे। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया या माना गया मान। जैसे कि उन्होंने ये हमें स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो संधि की ओर जो धाराएं आएंगी वो धनात्मक होंगी, तो ये आने संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। तो अगर ये आ रही हैं, सबसे पहली बात, संधि की ओर आने वाली जो धाराएं हैं, आने वाली जो धाराएं हैं वो क्या होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। और जो संधि से बाहर निकलने वाली, जैसे ये देखिए बाहर निकल रही है I5 धारा, तो जो बाहर जाने वाली जो धाराएं हैं वो निगेटिव होंगी। ये हमने बता दिया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो देखिए ये हमारी संधि की ओर आ रही है I1 धारा, तो ये संधि की ओर आ रही है तो इसको हम I1 मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे जी, प्लस में I1 मानेंगे। फिर ये I2 धारा भी संधि की ओर आ रही है तो इसको भी प्लस I2 मानेंगे। ये देखिए I3 धारा संधि से बाहर निकल रही है तो ये माइनस में I3 लिखेंगे। ये भी हमारे देखिए I4 संधि की ओर आ रहा है तो इसको हम प्लस में I4 लिखेंगे। ये देखिए I5 धारा बाहर निकल रहा है तो इसको माइनस में I5 लिखेंगे, क्योंकि बाहर निकलने वाले को, बाहर जाने वाले को ऋणात्मक लेना है। देखिए I6 भी बाहर निकल रहा है तो माइनस में लेंगे। I7 संधि की ओर आ रहा है तो इसको प्लस में लेंगे। I8 संधि से बाहर निकल रहा है तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस I8। इन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यही तो आपको लिखना था कि किसी भी संधि पर, यही बात सिंपल सा कहा गया है कि किसी भी संधि पर आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इतनी बात आप लिख लेंगे ना। और ये फिगर बनाकर ये दोनों लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको चिन्ह परिपाटी में लाइन में अच्छे से लिख लीजिएगा कि संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं और संधि से बाहर निकलने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। इतना आप लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लिखना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो हमने खुद आप सभी के लिए कितनी बार हमने कहा है कि टॉपर नोट्स हमने बना दिया है। अभी तक ये टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं, जिनको चाहिए कि सर चुनिंदा हमें क्वेश्चन बता दीजिए चैप्टर वाइज, कि पहले चैप्टर में बस यही आपको 8 इंपॉर्टेंट या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करने हैं, यही आपको महत्वपूर्ण इस चैप्टर में नियम और डेरिवेशन परिभाषा तैयार करना है। तो उस टाइप से हमने टॉपर नोट्स बना दिए हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का और हिंदी का भी। अगर ओनली आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री का या हिंदी का लेते हैं तो 99 में आपको मिल जाएंगे। अगर आप तीनों का एक साथ लेते हैं तो 300 का नहीं बल्कि 249 में आपको तीनों का ही मिल जाएगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली लेना है तो 199 में दोनों मिल जाएंगे। तो आपके ऊपर है, चलिए मैसेज करके और इस नोट्स को अभी तक जिन्होंने नहीं लिए हैं वो इस टॉपर नोट्स को ले लीजिएगा, ठीक है। समझ के हैं। अगला आता है हमारा द्वितीय नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? कहता है किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथों के जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एक बंद परिपथ हम बनाते हैं, फिर हम समझाते हैं। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आप सभी के पास थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो ये समझने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पेशेंस जरूरी है इसमें। ये हमारा यहाँ पे हम 2 प्रतिरोध को ले लेंगे और यहाँ पे एक ये हमारा सेल लग जाएगा, यहाँ पे एक दूसरा सेल लग जाएगा। ये सपोज दैट ये हमारा पहला प्रतिरोध है, ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है और यहाँ पे ये हमारा एक सेल लग गया है। ये बड़ा वाला डंडी, एक छोटा डंडी,
ये बड़ा वाला डंडा, ये एक छोटा डंडा, तो ये हमने सेल लगा दिया है, ठीक है ना। सेल, ये बड़ा वाला जो होता है धनात्मक होता है, छोटा वाला ऋणात्मक होता है, ये बात पता है सेल में आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने बंद जाल ले लिया है। कौन कौन सा बंद जाल? ए बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पे बंद जाल है कि नहीं है? ए बी सी डी ए, एक ये बंद जाल है और दूसरा एक और बंद जाल है सी डी ई एफ सी, दूसरा एक बंद जाल ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी बंद जाल ए बी सी डी ए में जो प्रवाहित धारा होता है, अब सोचिए थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे, ये जो सेल है इससे धारा बहेगा, मान लेते हैं सपोज डेट ये हमारा प्रतिरोध है, इसको हम R1 मान लेते हैं और ये हमारा R2 प्रतिरोध है, ठीक है। और ये हमारा सेल है, इसको हम मान लेते हैं सेल हमारा है E1 और इसको हम मान लेते हैं सेल हमारा है E2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मान लेते हैं E1 से जो धारा प्रवाहित होगी वो हम मान लेते हैं कि I1 धारा प्रवाहित हो रही है। E2 सेल से जो धारा प्रवाहित हो रही है इससे भी तो होगी ना, तो इससे हम I2 धारा प्रवाहित होगी। ये E1 धारा इस तरीके से आएगा, ये I2 धारा इस तरीके से, ये दोनों आएंगे और इस रूट में क्या बहेंगे? I1 प्लस I2, ये दोनों धाराएं मिक्स इस वाले में बहेंगे ना। तो यहाँ पे हमें ये बात बताया गया, थोड़ा अगर मैं पूछूं कि जो प्रतिरोध है इसका संगत, मतलब I1 धारा का संगत प्रतिरोध कौन है? R1 है। I2 धारा का संगत प्रतिरोध क्या है? R2 है। तो यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला बताया गया कि किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा कौन है? तो प्रवाहित धारा है I1 और उसका संगत प्रतिरोध कौन है? R2। तो R1 है ना, R1। तो किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, मतलब गुणा करना, ठीक है ना। तो I1 का संगत प्रतिरोध है R2 और I2 का संगत प्रतिरोध क्या है? R2 है। समझ रहे हैं ना, I1 का R1 है, I2 का R2 है। तो किसी भी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग जो होता है उस बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस यही बातें हमें समझना है और यही इसका मेन फॉर्मूला है जी, यही इसका मेन फॉर्मूला है। अगर आपने ये याद करना है तो यहीं से याद कीजिए। हम कह रहे हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, देखिए प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध है कि नहीं है? I1 का संगत प्रतिरोध R1, I2 का संगत प्रतिरोध R2। तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उसी बंद परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है, वही लिखा गया है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। बिल्कुल वही बात हमने कहा है। अब ये बीजगणितीय योग कैसे आया? तो ये चिन्ह परिपाटी से आया। किरचॉफ के नियम में बहुत बार हमने बताया हुआ है, बट उतना डिटेल में अब जाने का समय नहीं है, तो केवल इतना लिख के दीजिएगा, इसमें इतना लिखकर ये फिगर बनाकर ये आपको फॉर्मूला लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी बात है। देखिए दोस्त, समय में उतना ही चाहूँगा क्योंकि समय नहीं है और मैं चाहता हूँ उतना ही हम आपको बताएं जितना आप लिख दें आपके बोर्ड एग्जाम में। और फुल नंबर जो 5 नंबर का ये है हमारा परिभाषा तो नियम, तो 5 नंबर आपको मिल जाए। चलिए, खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि आपने इतने आसानी से ये 2 नियम तैयार कर लिए। बहुत ही बड़ी बात है, ये 2 नियम बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। चलिए, आप उस समय से सोच रहे हैं कि सर पहला आपने नहीं कराया, तो चलिए हम पहला भी लेकर आ चुके हैं, कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम।
अब ये सभी बहुत सारे स्टूडेंटों को तैयार होगा, नहीं तैयार है तो मैं आपसे कह दूं कि इसको तैयार कर लीजिएगा। क्या लिखा गया है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। ये हमारे पास सपोज दैट, ये थोड़ा सा आप समझिएगा, ये सपोज दैट हमारे पास दो आवेश है, ये हमारे पास सपोज दैट दो आवेश है, एक Q1 आवेश है, ये हमारे पास दो बिंदु है। सबसे पहले एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। एक हमारा ये Q1 आवेश है इस बिंदु पर, इस पर Q2 आवेश है, और इन दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच ये सपोज दैट ये हमारा A बिंदु है, ये हमारा B बिंदु है, और A पर Q1 आवेश है और B पर Q2 आवेश है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी है R, ठीक है। और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो है F, ठीक है। ये जो बल है ना, ये आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये दोनों आवेश धनात्मक हैं या दोनों आवेश ऋणात्मक है, या एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए यहाँ पे आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो हमें यही बात, ये दोनों आवेश क्या है, स्थिर बिंदु आवेश है, मतलब यहीं पे ये स्थिर है जी, जैसे ये बोर्ड है यहीं पे स्थिर है। अब बिंदु आवेश है तो हम यही कहेंगे कूलाम का जो नियम है याद रखिएगा, स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तो इस नियम के अनुसार हमें बताया गया कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहीं से हमें ये दो नियम हमें मिले हैं जी, यहीं से हमें ये दो नियम मिले हैं और इन दोनों नियमों को आपको याद करना है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। अभी ये समीकरण फर्स्ट है, ये हमारा समीकरण 2 है। देख लीजिए कूलाम के नियम में क्या बताया गया, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब इस कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए समझ में आ गया ना। अब इनको हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को मिलाने पर, अब हम इनको मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा F हो जाएगा, दोनों बल इक्वल है तो F हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएंगे तो ये समानुपाती है तो समानुपाती, और Q1 Q2 1 में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 हो जाएगा। अब बाई नीचे R² है तो ये हमारा R² हो गया। समझ रहे हैं ना, ये बिंदु का मतलब गुणा ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझे, सॉरी, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये F = समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा Q1 Q2/R² हो जाएगा, जहां पर ये K क्या है, ये एक नियतांक है, ठीक है ना। अब ये हमारा यहीं पर कूलाम का नियम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ये हमारा कूलाम का नियम कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे ये जो K का वैल्यू है ना, यही अलग अलग मतलब CGS पद्धति में, SI पद्धति में बनाना होता है। तो यहाँ पे कूलाम जो है ना, उन्होंने CGS पद्धति के लिए जो K का वैल्यू है इन्होंने 1 माना है। CGS पद्धति में K का वैल्यू इन्होंने 1 माना है, तो इसलिए F = यहाँ पे 1 का कोई मतलब 1 इसमें गुणा होगा तो वही होगा, तो उस समय पर Q1 Q2/R² हो जाएगा। तो ये CGS पद्धति में हुआ।
अगर एसआई पद्धति के लिए, एसआई पद्धति के लिए, एसआई पद्धति के लिए क्या किया गया है, एसआई पद्धति के लिए जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया है। इसका मान एसआई पद्धति में इतना माना गया है। तो अगर इसका वैल्यू हम रखें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया और इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड, ये इतना हम लिखकर प्रूव कर देते हैं। स्क्रीनशॉट। चलिए 3 नियम हमारे हो गए ना, आगे बढ़ते हैं। आगे अब आ जाते हैं चौथे इंपॉर्टेंट नियम पर, और चौथा हमारा इंपॉर्टेंट नियम है बायो सेवर्ट का नियम। देखिए 15 इंपॉर्टेंट हमने आपको कहा हुआ है कि आप सभी तैयार करना है आप सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम क्या है समझ लेते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बायो और सेवर्ट ये 2 वैज्ञानिक हैं, दोनों को मिलाकर हमने बताया है। बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिक हैं और दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये नियम दिए हैं। इनमें क्या बताया गया है, किसी भी चालक के में अगर धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। मतलब अगर मैं कहूँ कि सपोज दैट ये एक चालक तार है, ये सपोज दैट ये एक चालक है और इस चालक में अगर हम I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके लिए इन्होंने सूत्र दिए हैं, ठीक है ना। तो यही बात हमने लिखा है कि बायो, ध्यान से समझेंगे, बायो और सेवर्ट 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया जिसमें किसी धारावाही चालक, धारावाही चालक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो। तो किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र दिया है। किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होता है उसके लिए इन्होंने सूत्र दिए हैं। समझ गए ना, इतनी बात कह दी है, इतना आप तो बोल ही देंगे। अब इसमें 4 नियम हमें बताए गए हैं, चारों को हम समझेंगे। सबसे पहले एक हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से हम समझाना चाहेंगे। ये सपोज दैट ये हमारे एक चालक तार है, इस चालक तार में यहाँ पे हमने क्या किया है, इस चालक तार में हमने I1 धारा को प्रवाहित किया है, ठीक है ना। तो अगर हमने इस चालक में I1 धारा प्रवाहित किया है तो इसके चारों ओर क्या होगा, बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो किसी धारावाही, मतलब किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। कोई भी धारावाही चालक है, तो कोई भी धारावाही चालक है तो ये चालक तो अनंत लंबाई का है ना, है। सिंपल सी बात करें तो किसी भी धारावाही चालक के कारण यहाँ पर इस बिंदु पर, मतलब चालक से r दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होता है, ठीक है ना, उसके लिए इन्होंने सूत्र दिए हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। मैं मोस्टली यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कैसे आपको समझा दें हम। देखिए स्कूल मिला जुला कर, मतलब आप अगर ऐसा समझे तो देखिए ये जो चालक तार है इसमें हमने धारा प्रवाहित किया हुआ है। तो ये जो चालक तार है ये अनंत लंबाई का है, ठीक है, इसकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस चालक में, यहाँ से इस चालक में हम एक अल्पांश लंबाई ले लेते हैं जो है dl। तो इस अल्पांश लंबाई के कारण चालक से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ पे P है, और इसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमारा dB होगा, और इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब आप सोचेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम केवल B से दर्शाते हैं ना, तो क्यों आपने dB लिखा? D इसलिए लिखा क्योंकि ये इस अल्पांश लंबाई, पूरे चालक के लिए नहीं ज्ञात कर रहे हैं, इस अल्पांश लंबाई के लिए हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अब हमें यही बात बताया गया कि किसी धारावाही, ध्यान से समझेंगे, किसी धारावाही चालक में मतलब अल्पांश लंबाई, किस
किसी भी कोई भी धारावाही चालक है तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है कि नहीं। तो यहां पे ये कहा गया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dB, वो क्या होता है, इस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं। तो पहला इसमें यही बात बताया गया, पहला बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार हमें बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के चालक में जो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला हो जाएगा जी, पहला ये हमारा बायो-सेवर्ट के अनुसार पहला ये हमारा नियम हो जाएगा कि अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होते हैं। मतलब जितना हम जो अल्पांश लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही धारा का मान भी बढ़ेगा, यही बात कहा गया है। चलिए पहली बात समझ गए ना। दूसरी बात, अब देखिए यहां से लेकर और यहां तक ये सभी में बोलना है, इसमें भी वही बात लिखा गया है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये बात बताया गया, यहाँ पे जगह नहीं है बट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कहाँ पर लिखते हैं हम, इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए हम इसके लिए यहाँ पे लिखे हैं, इस दूसरे लाइन के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, तो इसको हम समीकरण 2 मानेंगे और इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है ना। तो ये आप इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो ये आप समझ गए ना कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो इस अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ठीक है। चलिए तीसरी बात यहाँ पे हमें क्या बात बताया गया, तीसरी बात बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब फिर से अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होता है, इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ रहे हैं। तो ये हमें तीसरी लाइन में हमें ये बातें बताई गई, ये हमें तीसरी लाइन में हमें ये बातें बताई गई और इसको हम कोष्ठ में बंद कर देते हैं। ये देख लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। क्या बातें बताई गई तीसरी में, अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए हैं ना। तो इसको हम 3 कर लेते हैं, समीकरण 3 कर लेंगे। ये लिखा भी वही गया है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए हैं। ये तीसरे आप लाइन में लिखिएगा। अब ये चौथा अंतिम हमारा लाइन है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बात यहाँ पे बताया गया है ये चौथे लाइन में। ये हमारा थीटा क्या है, कोण है, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। तो यही हम बात कह रहे हैं, ये समीकरण 4 हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के
जया के समानुपाती होता है। समझ गए ना? तो ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। आशा करता हूं समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको समझ में आ गया होगा। यही चौथा लाइन यही लिखा गया है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के जया के समानुपाती होता है। कोण के जया के समानुपाती होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, तब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को मिलाने पर, तो अगर हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को आपस में मिलाते हैं, तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सभी के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ये dB है, और ये इधर वाले I dl r स्क्वायर असाइन थीटा ये गुणा हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे I dl असाइन थीटा ये ऊपर हो जाएंगे हमारे। अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे ये समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, I फिर dl फिर साइन थीटा और फिर ये 1/r स्क्वायर है, ये सब गुणा हो जाएंगे। अब 1 अगर गुणा होगा ऊपर में तो वो वही हो जाएगा, r स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ कि I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये समानुपाती का चिन्ह सभी में है तो ये हमने लगा दिया, तो ये हमारा इतना हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे इसको सॉल्व कर दें तो अब ये क्या हो जाएगा, dB समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है ना तो यहाँ पे एक नियतांक आता है और नियतांक का मान है μ0/4 पाई। ये नियतांक है, I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ये हमने लिख दिया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये आपका बायो सेवर्ट का नियम था, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, यही है जी। तो ये सभी चीज़ें लिखनी होगी, हमने बहुत ही सीक्वेंस में समझाकर आपको बताया है। ये चारों समीकरण लिखिएगा, फिर ये लाइन, फिर अंत में ये लिखकर और प्रूफ लिख देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। समझ रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए जी, अंतिम एक और हम चर्चे 5वां देख लेते हैं, ठीक है ना। 5वां देख लेते हैं, उसके बाद एक आवश्यक बात है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम में हमें क्या बात बताया गया? एम्पियर के परिपथीय नियम में बताया गया, मतलब इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। मतलब समझिएगा, अगर हम यहाँ पे ये कहें, इतनी बेसिक बात जानते हैं कि ये एक चालक तार है और इस चालक तार में अगर हमने धारा प्रवाहित किया, तो अगर हम इस चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि चालक से r दूरी पर, यहाँ पे इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है b है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये चालक तार है, तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, या हम ये भी कह सकते हैं कि चालक है, इसमें धारा प्रवाहित है, तो अब इस चालक को धारावाही चालक कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला बताया गया है एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए कि पृष्ठीय समाकलन B dl इक्वल टू μ0 इंटू I, ये हमें फॉर्मूला बताया गया है। और ये जो फॉर्मूला समझ गया उसको ये नियम आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, ये अल्पांश, मतलब ये क्या है, बिंदु है, या अल्पांश हम लंबाई भी कह सकते हैं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको पृष्ठीय समाकलन कहते हैं। ये प्रवाहित धारा है, ये μ0 है। तो हम यही कह रहे हैं, अब ध्यान से समझेंगे, ये धारावाही चालक है, तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना,
तो यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, ये जो बंद चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये किसी बिंदु पर ही ना है जी। तो ये जो बिंदु है ना, यही बिंदु है, ये जो बिंदु है इसको DL दर्शाते हैं, और इसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है वो B है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी धारावाहिक, अब ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा, प्रॉमिस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। समझ रहे हैं? एक बार और सुन लीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उस परिपथ में या उस चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बिल्कुल सही बात है जी, वही लिखा गया है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। बिल्कुल सही बात है जी। ये लिखकर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये आप लिख लेंगे, ये फिगर बना लीजिएगा, ये आपका काम कंप्लीट होता है। तो क्या बात है दोस्त, बहुत ही खुशी की बात है कि लगभग आपने, मतलब हम कह सकते हैं कि इस वीडियो का लगभग 30% आपने भाग को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इतना सभी क्वेश्चन को देखा, लॉन्ग क्वेश्चन हम सब देख रहे हैं आप सभी, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ना ज्यादातर स्टूडेंटों के पास पेशेंस नहीं होता है, जो वो देख नहीं पाते हैं पूरी वीडियो, बट आप देख रहे हैं, ये आप बहुत ही खास व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हर व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं होता, आपके पास है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी के लिए हमने यहाँ पे 4 लाइनें लिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि थक जाना गलत नहीं है, ठीक है, रुक जाना सबसे बड़ी हार है। पढ़ाई से जो दोस्ती कर ले यही है जीत का आधार। तो जो पढ़ाई से दोस्ती कर लेता है यही जीत का आधार होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। छोटी सी लाइनें तो था, बट ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल था, बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला ये था। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। आगे के बहुत सारे भी क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम देखेंगे जी। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और यहां पे क्या बातें हमसे कहा गया, हमसे यहाँ पे कहा गया फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम लिखिए, ठीक है ना। ये ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया ना, मैं एक बार देख लूं, बस ये साइड का दिखाई दे रहा है ना। ठीक है। तो यहाँ पे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम क्या है, तो समझ लेते हैं। फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम दिए हैं। मतलब एक फैराडे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिए हैं, और इसका 2 नियम है। कौन कौन सा नियम है, एक है प्रथम नियम और एक हमारा है द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम, तो जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। सिंपल सी बात यहां पे यही कहा गया। नहीं समझ में आया, हम आपको समझा देते हैं। देखिए, सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है हमें, अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो प्राकृतिक है, इसको कुछ कह नहीं सकते हम। सॉरी, माफी चाहूंगा, आप सभी को डिस्टर्ब हो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक फिगर हम बनाएंगे ना, तो आपको ये नियम, पहला नियम याद हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यह हमारा चुंबक है, और चुंबक के बाद एक और हम फिगर बना लेते हैं,
ये हमारे पास, ये हमारा क्या है, ये हमारा कुंडली है, ठीक है ना। ये चुंबक के पास ये हमने कुंडली बना लिया और इसमें एक धारा मापी हमने लगा दिया ये, ठीक है। ये हमारा चुंबक है, ये कुंडली है। ओह, परेशान हो गए हैं। आप भी सोच रहे होंगे सर क्या ही कहे, तबीयत आपका खराब है क्या, आप भी सोच रहे होंगे। क्या करें दोस्त, हो सकता है ये वीडियो छोड़कर बहुत सारे स्टूडेंट बस इसीलिए चले जाएंगे कि सर क्या कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, बट क्या करें, हम मजबूर हैं। अभी थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। अब सर्दी ऐसी चीज़ है ना, बार बार खांसी और सर्दी ये बार बार आती रहती है, चाहे आपका मन करे या ना करे। तो मैं इतना कहूँगा, आपके पास पेशेंस है, थोड़ा सा धैर्य है, धैर्य बना के रखिएगा। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं याद कराएंगे, इसी वीडियो में याद कराएंगे। तो आप क्या कहेंगे, प्रथम नियम क्या बताया गया, तो जब ये मान लेते हैं ये चुंबक है और ये हमारा क्या है, कुंडली है, तो हम ये कह रहे हैं कि जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है, आपेक्षिक गति होता है। इन दोनों के बीच कौन सी गति होता है, आपेक्षिक गति। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो तो यहां पे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं प्रेरित धारा आई उत्पन्न होता है, ठीक है। सॉरी, तो ये बात आप समझ गए ना। अब मैं फोकस यहीं पे करूंगा, चाहे आए सर्दी आए, छींक आए, कोई भी आए, भैया हम पढ़ाएंगे जी। तो देखिए यहाँ पे बात हमने क्या कहा, परिभाषा याद करना है, पहला नियम। तो देखिए कैसे याद करेंगे, आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। यही तो ये नियम है। तो देख लीजिए, यही लिखा गया है, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अतः हम कह सकते हैं प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। एक बात हम बता दें, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वो वास्तव में प्रेरित धारा ही होता है, ठीक है ना। तो यही तो बात कहा गया। पहला लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि देखिए, तबीयत जो चीजें हैं इसका मजाक आप ना ही ले तो सही रहेगा, क्योंकि देखिए ये अपने ऊपर, आपके ऊपर नहीं है, किसका तबीयत कब खराब हो जाए ये कोई नहीं जानता। मैं भी मजबूर हूँ, तभी आपको मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सा सर्दी हुआ है, फिर भी हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। कल जानते ही आप वीडियो नहीं आ पाया, फिर भी हमने सोचा नहीं आज कैसे भी वीडियो लाएंगे, और आप सभी का डिमांड था नियम पर तो हम लाए हैं। तो कोशिश हमारा ये रहता है हमेशा कि आपको जो नियम हम समझाएं वो याद हो जाए, जो टॉपिक हम समझाएं याद हो जाए। तो पहले आपको लाइन ये याद हो गया ना, ये फिगर बना लीजिएगा। अब दूसरा नियम हमसे क्या बताया गया, दूसरा नियम में हमें यह बताया गया कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे देखिए, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम डी फाई से लिखते हैं और दर को हम डी टी से लिखते हैं। ये डी हमने लगाया है, डी का मतलब होता है परिवर्तन। तो डी फाई का मतलब क्या है, डी फाई का मतलब है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और की दर यहां पे क्या दिया, दर का मतलब होता है समय। तो dt हमने लगा दिया। तो इसको टोटल अब क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है।
यही हमसे दूसरा नियम में पूछा गया है। दूसरा नियम में यही बात केवल बताया गया है। क्या बात बताया गया कि द्वितीय नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। देखिए वही सेम टू सेम हमने यहां पर लिखा हुआ है, वही चीजें हमने लिखा हुआ है, देख भी सकते हैं कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। इसी को थोड़ा सा अगर हम आगे ले जाएं, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक केवल माइनस नियतांक आता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ ये भी लिख दें या इसके बाद एक और लाइन लिख दें, ये आपका हो जाएगा। पहला आपका नियम कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम अब आपको हमेशा याद रहेगा। पहला नियम क्या है, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। पहला नियम कंप्लीट। दूसरा नियम में क्या बात बताया गया कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। बताइए, नियम रटना पड़ा जी। हमारा यही लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, वो रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। और इसी लक्ष्य के साथ हम फ्री में आपको एजुकेशन यहाँ पे दे रहे हैं, फ्री में आपको सभी हम चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सफलता बैच है, सफलता बैच के अंतर्गत हम वो हर चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा आता है इंपॉर्टेंट नियम जो बार बार पूछा जाता है, लिंज का नियम लिखिए। और क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो ये दो चीजें हमें बताना है। तो सबसे पहली बात, लिंज का नियम क्या है। अब लेंज का नियम क्या है तो ये समझ लेते हैं। कह रहा है कि लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार हो कि वह उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। देखिए समझिएगा बात को। यहां पे ये एक हमारे पास चुंबक है जिसका ध्रुव है N और S। ठीक है, बात को समझिएगा। यहां पे एक कुंडली ले लेते हैं जो कुछ इस प्रकार है। ये हमारे पास एक कुंडली है, ठीक है ना। ये हमारा एक क्या है, ये चुंबक है और ये हमारा क्या है, एक कुंडली है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये होता है कि जब किसी चुंबक और ये हमारा कुंडली है, इन दोनों के बीच हम आपेक्षिक गति कराएंगे ना, आपेक्षिक गति कराएंगे तो देखिए आपेक्षिक गति का मतलब होता है कोई एक स्थिर हो और दूसरा गति करे। जैसे ये स्थिर है और इस चुंबक को हम तेजी से पास लेकर जाते हैं, तो जैसे ही हम तेजी से पास लेकर जाएंगे ना तो इसमें यहाँ पर एक क्या होता है, इसमें इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होता है वो क्या होता है, दक्षिणावर्त दिशा में होता है। मतलब धारा जो बहने की दिशा है वो इस दिशा से इस ओर बहती है। धारा बहने की दिशा हम कह सकते हैं कि दक्षिणावर्त दिशा होता है। कौन सी दिशा, धारा बहने की दिशा जो होती है वो दक्षिणावर्त होता है। यहां पर ही हम लिख दे रहे हैं दक्षिणावर्त दिशा में। तो आपको क्या समझ में आया कि देखिए ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ ध्रुव है। तो जब हम किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होता है ना, तो कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या हम कह सकते हैं प्रेरित धारा जो उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पे साउथ ध्रुव टाइप का ही, मतलब साउथ ध्रुव ही उत्पन्न हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए साउथ है तो इसमें भी साउथ ध्रुव उत्पन्न हुआ है। और ठीक ये तो पहला प्रयोग है, ठीक इसमें दूसरा प्रयोग। अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं कुंडली और ये हम ले लेते हैं एक चुंबक।
इसमें जस्ट हम अपोजिट कर देते हैं, इसमें नॉर्थ इसमें साउथ लिए थे, अब इधर हम साउथ ले लेते हैं और इधर हम नॉर्थ कर लेते हैं, और तब हम इन दोनों के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं, तेजी से हम पास लेकर आते हैं, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इसमें हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसमें नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, मतलब इसमें धारा क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेगा, इसमें धारा इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो धारा बहता है वो वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में बहता है। तो आप ही सोचिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, जब इस चुंबक को हम तेजी से पास लेकर जाते हैं ना, तेजी से पास ले जाते हैं, तो इसमें साउथ ध्रुव उत्पन्न होता है। हम जानते हैं जब एस ध्रुव है, एस ध्रुव, इन दोनों अगर समान ध्रुव है तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, तो ये भी साउथ ध्रुव है, इसमें भी साउथ ध्रुव उत्पन्न होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, होगा कि नहीं होगा जी। इन दोनों, यहाँ पे नॉर्थ है तो इसमें भी नॉर्थ ध्रुव ही उत्पन्न हुआ है, तो इनके बीच भी प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब ये चुंबक इस कुंडली के पास जाना चाह रहा है, तो ये कुंडली में जैसे ये पास जाता है ना, तो इसमें साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, तो जिसके कारण ये कुंडली कहता है कि बाबू पास, चुंबक को कहता है पास नहीं आना। ऐसे ही जब ये साउथ नॉर्थ वाला भी तेजी से जाता है, तो ये कुंडली में नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये कुंडली कहता है कि नहीं, पास नहीं आना। तो अब ये क्या कहते हैं, पास भी नहीं आता है, दूर भी हटता है ना, तो ये कहता है जैसे दूर हटेगा तो इसमें नॉर्थ ध्रुव खत्म होगा, और नॉर्थ ध्रुव खत्म होगा तो ये दूर भी नहीं हटने देता, ये कहता है कुंडली नहीं, दूर भी नहीं जाओ। तो ये उसी कारक का विरोध करता है, ये जो है ना, ये धारा उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। साउथ ध्रुव के कारण इसमें साउथ ध्रुव उत्पन्न होता है, परंतु ये वाला ना इसी का ही विरोध करता है। तो यहां पे वही बात लिखा गया है, लेंज के नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार हो, यही प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब वही धारा, तो धारा की दिशा इस प्रकार हो कि वह उसी कारक का विरोध करे, कि वह उसी कारक का विरोध करे जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण ये स्वयं उत्पन्न हुआ है। साउथ ध्रुव के कारण ही तो ये उत्पन्न हुआ है ना प्रेरित धारा, ये इसी का विरोध कर रहा है। नॉर्थ ध्रुव के कारण ही तो इसमें धारा, जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो ये नॉर्थ के कारण ही तो उत्पन्न हुआ है ना, परंतु ये नॉर्थ वाला इसका विरोध कर रहा है, ना ही पास आने दे रहा है, ना ही दूर हटने दे रहा है। तो ये उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है। तो ये आप नियम लिखकर ये दोनों फिगर आप बना लेंगे। हाँ, एक आवश्यक बात इसमें पूछा गया है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? तो नहीं, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करता है। तो यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। नहीं करने का मतलब उसका पालन करता है, अनुसरण करता है, मानता है। लेंज के जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है इसको मानता है, ना कि उल्लंघन करता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अक्सर स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता कि क्या चीजें हैं, तो मैं कहूंगा जब डीप में समझेंगे कुंडली क्या होता है, चुंबक क्या होता है, सभी चीजें, तब आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। बट विशेषकर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इतना लिखकर ये फिगर आप बना लीजिएगा। ठीक है ना दोस्त? ठीक है जी। अदरवाइज एक आपसे सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, वो रिक्वेस्ट क्या है, ये चीजें हैं। तो क्या आप ये कर देंगे? अभी हमने क्लास 11th का स्टडी कराया था, तो क्लास 11th के लिए हमने सब कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत आज बताए हुए हैं। तो क्लास 11th वाले तो हम पढ़ते ही हैं, और मैं आपसे उनसे भी दो ही चीज कहा था, एक चैनल को नए होंगे तो चैनल को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप सभी जानते हैं कि 1.5 लाख कंप्लीट होने वाले हैं, और 1.5 लाख जिस दिन कंप्लीट होंगे हम एक अच्छा सा कुछ ना कुछ अच्छा ही हम करेंगे, जरूर करेंगे। आप सभी का प्यार, सपोर्ट रहा, दुआ रहा, तो बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से को सेलिब्रेट करेंगे। बट मोस्टली मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम जल्द से जल्द वो सेलिब्रेशन भी कर सके, और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट मोस्टली हम प्रोवाइड कर सकें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए कर दिए होंगे दिल से, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नहीं भी किए जो स्टूडेंट, उनको भी दिल से शुक्रिया।
कोई बात नहीं, कभी तो आपका भी दिल करेगा ना कि हाँ कर देते हैं सर, इतना मेहनत कर रहे हैं तो करने में क्या जाता है, वो समय का इंतजार हम करेंगे। अगला हमारा आता है तीसरा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम को लिखिए। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहें या नियम कहें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहें या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहें, दोनों बात एक ही है। मोस्टली इसका नियम पूछा जाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। तो पहले हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रभाव क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो कहा गया है कि जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति की प्रकाश को आपतित किया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। मतलब यहां पे ये बातें बताई गई कि जब किसी धातु का ये टुकड़ा है, अब धातु का टुकड़ा है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब किसी धातु के टुकड़े पर निम्न आवृत्ति के, जब किसी धातु के टुकड़े पर हम क्या करते हैं, जब किसी धातु के टुकड़े पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को हम क्या कराते हैं, निम्न आवृत्ति के प्रकाश को हम इस तरीके से आपतित कराते हैं। निम्न आवृत्ति का यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ये सभी क्या है, निम्न आवृत्ति। तो जब किसी धातु की सतह पर या जब किसी धातु की सतह पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराते हैं तो धातु की सतह से क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और इसी घटना को ना, इस घटना को ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ गए ना, आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो एक बार और परिभाषा बोल रहा हूं, याद कर लीजिएगा। जब किसी धातु पर निम्न आवृत्ति के प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस संपूर्ण घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। समझ के, ठीक है। उसके बाद आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। अब इसका नियम क्या होता है, तो सबसे पहला नियम प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्रकाश, यहाँ पे लिखा गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चता नहीं होती है। मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इसके लिए कोई समय पश्चता नहीं होती है। समय पश्चता का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि निम्न आवृत्ति के प्रकाश को पहले हम आपतित कराएंगे तो आपतित कराने के बाद 4-5 मिनट या आधे घंटे के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे ही निम्न आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ेगा तुरंत उसी समय इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब कोई भी समय, बीच में कोई समय नहीं लिया, समय पश्चता है ही नहीं, जैसे पड़ा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो वही लिखा गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कोई समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है, पहली बात समझ के होंगे आप, ठीक है। तीसरी बात कहा गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, जो संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। मतलब प्रकाश कितनी तीव्रता से आ रही है उस पर निर्भर करती है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेंगी, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। अब तीसरा होता है, इसी का जस्ट अपोजिट है। इसमें बताया गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। समझ रहे हैं, दोनों अपोजिट है। इलेक्ट्रॉनों का जो संख्या है वो तीव्रता पर निर्भर करेगा और इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो आवृत्ति पर निर्भर करेगा, तीव्रता पर नहीं। समझ गए होंगे आप, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, बट कोई नहीं, समझ गए, यही सबसे बड़ी बात है। चौथा इसमें बात कहा गया कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पे ये देहली आवृत्ति थोड़ा गलत लिखा गया है, इस तरीके से देहली लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो जब किसी, यहाँ पे यही बात चौथी लाइन में बोला गया कि जब किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए
एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। न्यूनतम, देखिए एक न्यूनतम, निम्न मतलब होता है न्यूनतम, तो एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है और उसी को ही हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये समझ के होंगे। तो केवल ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिलहाल हम इन सभी के लिए, तो आपको पता ही है कि हमने आप सभी के लिए एक टॉपर बैच के साथ साथ टॉपर नोट्स हमने लॉन्च किया हुआ है। टॉपर बैच तो हमने कंप्लीट करा दिया, सफलता बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो ये सफलता बैच ही है, जिसमें हम पूरी फिजिक्स की पहले आपको परिभाषा करा दी है, 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा। फिर हमने आपको महत्वपूर्ण नियम को करा रहे हैं इस वीडियो में। जैसे नियम कंप्लीट होगा फिर सिद्धांत कराएंगे, फिर डेरिवेशन कराएंगे, और ऐसे ही केमिस्ट्री की भी तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, फिलहाल एक आवश्यक बात मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे हम ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट टॉपर नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपर नोट्स बिल्कुल आप सभी ले लें। अब आप कहेंगे सर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपर नोट्स है इसमें आपको पूरी फिजिक्स की और प्लस पूरी केमिस्ट्री का हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपके व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। अब इसमें क्या मिलेंगे, तो पूरी फिजिक्स का 14 चैप्टर है, पूरी केमिस्ट्री का 10 चैप्टर, 24 चैप्टर हो रहे हैं। प्रत्येक चैप्टर में कौन, आपको नहीं पता कौन इंपॉर्टेंट, पहले चैप्टर में कौन इंपॉर्टेंट नियम है, परिभाषा है, सिद्धांत है, डेरिवेशन है, नहीं पता। तो इसी तरीके से इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत आपको दिया जाएगा आंसर के साथ, ठीक है ना। उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर आपको महत्वपूर्ण रिएक्शन दिए जाएंगे, 3 प्रकार की रिएक्शन होती हैं, तो वो सब कुछ आपको वो मटेरियल दिए जाएंगे जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस ले आ सकते हैं, 95% ला सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। तो इस पीडीएफ नोट्स को लेने के लिए मैं आपको बता दूं कि ओनली अगर कोई एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो 99 में आपको मिल जाएगा, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो 149 रुपए में दोनों मिल जाएंगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिंदी का भी टॉपर नोट्स लेते हैं, जिसमें हिंदी में सभी महत्वपूर्ण गद्यांश, पद्यांश, कहानी, जीवन परिचय, खंड काव्य, जो आपके श्लोक, पत्र लेखन, निबंध सब है, तो अगर ये तीनों लेते हैं तो 300 का नोट्स मात्र आपको 249 में तीनों का ही मिल जाएगा। मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप तीनों नोट्स ले एक ही साथ। तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके वहां पे कहिएगा सर हमें क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। इतना लिखकर आप मैसेज करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करके तुरंत बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। जैसे ही आप कहेंगे आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। समझ के होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम आप सभी जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार। तो स्नेल का नियम समझिएगा क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण जो होता है आई, वो अपवर्तन कोण आर के साइन के अनुपात एक नियतांक रहता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। नहीं समझ में आया, हम समझा देते हैं। जैसे ये हमारा एक माध्यम है। अब इस माध्यम के ऊपर मान लेते हैं ये हमारा वायु माध्यम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लेते हैं जल माध्यम है, मतलब ये हमारा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, तो जहां सब पर माध्यम के टकराएंगी वहां पर एक अविलंब हम खींचेंगे। और इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होता है, अविलंब की ओर झुककर चली जाती हैं। अविलंब की ओर इस तरीके से अविलंब की ओर झुककर चली जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आपतन कोण एक बनता है जो है आई, और यहाँ पे अपवर्तन कोण बनता है आर। तो यहाँ पर हमारा जब आप नियम इसका पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे, तो इसमें बताया गया है कि जो आपतन कोण आई जो होता है, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है। एक ये फॉर्मूला होता है जहां पे आई क्या है, आई है आपतन कोण। अगर आप ध्यान से समझे तो आई क्या है, आपतन कोण है। और यहां पे आर क्या है, ये है अपवर्तन
अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण है कि नहीं है? तो I क्या है? आपतन कोण, R क्या है? अपवर्तन कोण। तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, एक नियत होता है, ठीक है ना, एक नियत होता है या एक नियतांक होता है, और इसी को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात क्या होता है? अनुपात एक नियत होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। यही बात लिखा गया है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक क्या होता है? एक नियत होता है, नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। एक और चीज, ये इतना लिखकर ये आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला, ये फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा ये म्यू है ना, ये हमारा इसी को अपवर्तनांक भी कहते हैं, इसी को अपवर्तनांक भी कहते हैं। और अपवर्तनांक जो होता है वो एक नियत होता है, नियतांक होता है। तो ये आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इतना ही आपको करना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है जी। नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट हमारा आता है ब्रूस्टर का नियम। अब ब्रूस्टर का नियम देखिए, 2025 का एग्जाम हुआ था, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूं, यहाँ पे मानता हूं कि मैंने जब 2025 का एग्जाम हुआ था, अभी तो 26 में बोर्ड एग्जाम देना है आपको, तो 2025 में ना ये हमने नियम स्टूडेंटों को नहीं बताए थे, बहुत ही हल्के में हमने इस नियम को ले लिया था, ब्रूस्टर का नियम। अब मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये नियम आपके एग्जाम में आ जाता, अब मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। तो फिलहाल इस बार में हम वो गलती नहीं करना चाहते और ना ही हम करेंगे। तो ब्रूस्टर का नियम हम इस वीडियो में पढ़ा भी दे रहे हैं और याद भी कर लीजिएगा। क्या लिखा गया है कि जब अध्रुवित प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर एक विशेष कोण पर आपतित होती हैं तो परावर्तित प्रकाश किरणें ध्रुवित हो जाती हैं। उस विशेष कोण को ब्रूस्टर कोण कहते हैं और इस घटना को ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। देखिए, दो चीजें आपसे पूछा जाता है, एक तो ब्रूस्टर कोण पूछा जाता है, तो अगर आपसे ब्रूस्टर कोण का परिभाषा पूछे तो भी यहां से लेकर यहां तक लिखिएगा। अगर ब्रूस्टर का नियम पूछते तो यहां से लेकर यहां तक लिख देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या बातें बताई गई। तो यहां पर यह कहा जा रहा है, ध्यान से आप समझेंगे, ये हमारे पास एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक है ना। पारदर्शी माध्यम का मतलब जिससे प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं, उसी को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो ये एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम का मतलब मान लेते हैं ऊपर है वायु माध्यम और नीचे है जल माध्यम, ये एक पारदर्शी माध्यम हो गया। तो जब क्या होता है, मान लेते हैं ये जल का सतह है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से, ठीक है ना, जब अध्रुवित प्रकाश किरणें, अध्रुवित मतलब जो हमारा प्रकाश किरणों को अलग ना किया जा सके, वही अध्रुवित होती हैं। तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश किरणें क्या होती है, किसी पारदर्शी माध्यम से क्या होती हैं, जबकि अध्रुवित प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती हैं, ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से टकराएंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जब अध्रुवित प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी सतह पर विशेष कोण पर आपतित होती है। तो देखिए एक कोण बनाकर ही तो यहाँ पे आपतित हो रही है ना। जब अध्रुवित प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम पर किसी विशेष कोण पर सतह पर आपतित होती है तो क्या होता है, तो परावर्तित किरणें पूर्णतः ध्रुवित हो जाती हैं। तो ये जो परावर्तित किरणें हैं ये क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती हैं। तो परावर्तित किरणें ध्रुवित हो जाती हैं। वास्तव में ध्रुवित कैसी होती है हम आपको बता रहे हैं। जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वास्तव में क्या होना चाहिए, ये अभिलंब की ओर झुक जाना चाहिए। ये अभी हमने बताया है कि अभिलंब की ओर झुक जाती हैं।
परंतु हम ये भी जानते हैं कि कोई भी प्रकाश किरणें 100% क्या होती हैं, अपवर्तित नहीं होंगी, बल्कि इसमें से कुछ मतलब 99% तो क्या होंगी, अपवर्तित हो जाएंगी, परंतु 1% प्रकाश किरणें परावर्तित भी होंगी। तो इसमें से क्या होता है कि लगभग सब प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, परंतु कुछ ऐसी प्रकाश किरणें होती हैं जो पूर्णतः क्या हो जाती है, ध्रुवित हो जाती है, मतलब इस दिशा में इस तरीके से निकल जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित हो जाएंगी ना, तो जितने कोण से यह परावर्तित होंगी उसी कोण को हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर कोण कहते हैं, ब्रूस्टर कोण कहते हैं। इस घटना को ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। क्या हमने कहा, समझिएगा, जब अध्रुवित प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर एक विशेष कोण पर आपतित होती हैं, जब अध्रुवित प्रकाश किरणें, ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश किरणें किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर एक विशेष कोण पर आपतित होती है, तो क्या होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है। तो जो परावर्तित प्रकाश है, यही ना परावर्तित प्रकाश है जी, तो परावर्तित जो प्रकाश है वो क्या होता है, पूर्णतः क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। वो क्या हो जाता है जी, ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, जिससे जब ध्रुवित हो जाएगा तो उससे उस विशेष कोण को ही ब्रूस्टर कोण कहते हैं। तो उनके बीच जो ये कोण बना है, इसी कोण को हम ब्रूस्टर कोण कहते हैं, और इस घटना को ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। इस घटना को ही हम ब्रूस्टर का नियम भी कहते हैं। तो बताइए, ब्रूस्टर का नियम आपको समझ में आया या नहीं आया जी? बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे इसका गणितीय रूप होता है, जो होता है म्यू इक्वल टू 10 IP। तो ये आप याद रखिएगा, 10 IP ये हमारा ब्रूस्टर का नियम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात बता दूं, म्यू क्या है, म्यू है यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू क्या है, म्यू है माध्यम का अपवर्तनांक, और यहाँ पे आई क्या है, IP क्या है, ब्रूस्टर कोण है, ब्रूस्टर कोण है, ठीक है। तो ये आप चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको सब चीजें याद होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये नियम पांचों याद हो। तो बहुत ही ज्यादा खुशी होता है इस बात को देखकर, इस बात को सुनकर कि चलिए आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं। इस मतलब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, फिर भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। मैं ये कहूंगा, मेहनत पूरी कीजिएगा, पूरी जी जान लगाकर मेहनत कीजिएगा, यही मेहनत आपको सफल बनाएगा, ठीक है ना। तो मैं इतना ही कहूंगा, सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पढ़ाई करना जरूरी है, ये आप भी जानते हैं। और 4 लाइनें आपके लिए प्रस्तुत हम करेंगे। तो हमने लिखा है कि आज नहीं तो कल सही, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती दोस्त, नहीं जाती। जो लगा रहता है पढ़ाई में, सफलता उसी को मिल जाती। तो जो लगा रहता है पढ़ाई में ना, उसी को सफलता मिल जाती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। चलिए दोस्त, अब हम आगे के जो बचे हुए कुछ टॉपिक है उसको भी हम देख लेते हैं, फिर वीडियो को हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे आते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। समझ लेते हैं जी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने परमाणु मॉडल दिया है, ठीक है। तो इस मॉडल के अनुसार हमें क्या क्या बातें बताई गई, वो स्पष्ट रूप से सिंपल वे में हमें लिखना है। चलिए जी, तो 5 हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब परमाणु जो होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। दूसरी बात, वो क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। तीसरा, विद्युत उदासीन कण होते हैं, मतलब ना तो इस पर धनात्मक चार्ज होता है ना ही ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है ना। ये बातें पहली बात समझ गए होंगे। दूसरा बात इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश, वह भारी भाग जो होता है वो उसके केंद्र में होता है, उसके केंद्र में होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं,
समझ रहे हैं, परमाणु का समस्त जो धनावेश होता है, ठीक है, और जो भारी सबसे ज्यादा भारी भाग होता है वो उसके केंद्र में होता है, और इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियर कहते हैं। अगला हमारा आता है कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर की कोटि और परमाणु की त्रिज्या को 10⁻⁸ सेंटीमीटर की कोटि होती है। तो ये सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये आपको वैल्यू दिया गया है कि नाभिक की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर की कोटि होता है और परमाणु की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर की कोटि होता है। ये रदरफोर्ड के अनुसार दिया गया है, ठीक है ना। अगला बात हमें बताया गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर तेजी से घूमते हैं। मतलब ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर वो क्या करते हैं, इस वृत्ताकार पथ पर क्या होते हैं, तेजी से इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर तेजी से इस तरीके से घूमते हैं। समझ रहे हैं ना, ये बातें कही गई। और अंतिम हमारा कहा गया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। जो नाभिक होता है, नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो ये आपको सबसे पहली बात समझ में आ गया होगा। सॉरी। अगला हमारा आता है रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां। अब इसकी कमियां क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं। तो सबसे पहली इसकी क्या सीमाएं हैं, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाएं होती है। मतलब इसकी लिमिटेशन है, कहां तक ये नियम पालन करेगा, ये परमाणु मॉडल कहां तक फॉलो कर रहा है, वही बात है। तो सबसे पहला इसमें बताया गया कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हानि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? समझ में आया यहाँ पे क्या पूछा गया था? देखिए, जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था तो वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को जाना, तो इन्होंने ये कहा कि ये बताइए कि ये हमारा नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश और नाभिक जो होता है वो धनात्मक होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, वैज्ञानिकों ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये बताइए जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करेगा तो जाहिर सी बात है कोई भी गति करेगा कण तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी, उसकी ऊर्जा समाप्त होगी, और जब ऊर्जा समाप्त होगी तो इसकी ये स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जाएगी और एक समय आएगा कि नाभिक में गिर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो परंतु ये नाभिक में गिरता क्यों नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये जब वैज्ञानिकों ने पूछा तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था, ठीक है। तो वही बात यहां पे पूछा गया है। देखिए, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार क्लार्क मैक्सवेल ने अपना एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो इसके अनुसार पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि हो रही है, अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसका जवाब नहीं था। समझ गए होंगे? चलिए जी, दूसरा बात यहां पे बताया गया, दूसरी बात बताया गया कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। ये जो मॉडल है ना, वो कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में कितने, तीसरी कक्षा में कितने रहेंगे, ये नहीं बता पाया। तीसरी बात, यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। रेखीय जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका यह मॉडल। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट नियम था, ये कंप्लीट होता है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट नियम आ गया है जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए।
इसी को कह देता है बोर का परमाणु नियम या परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, ये कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 12 चैप्टर निकाल लीजिए और 13 चैप्टर निकाल लीजिए। एक परमाणु है, एक नाभिक है, ये चैप्टर में जाकर देखिए, इसमें कंसिस्टेंट ये पूछे गए हैं और इन दोनों चैप्टर में से यही दो ज्यादातर पूछे जाते हैं। समझ तो रहे हैं ना? ठीक है, अगला आता है बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर ने क्या बताया? तो नील बोहर इनका नाम था। तो नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसका नाम दे दिया बोर का जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? बोर का परमाणु मॉडल दे दिए। ठीक है, तो इन्होंने एक जो नील बोहर है उन्होंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं किया। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसी की थोड़ा सा संशोधन करके ये नियम उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। क्या हो जाता है हमें, पता नहीं क्या ही हो जाता है हमें। अगला आता है इस मॉडल के निम्नलिखित बिंदु हैं। कौन कौन से बिंदु हैं समझ लेते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षा को निश्चित कक्षा या अनुमत कक्षा कहते हैं। ठीक है, पहली बात इसमें बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। समझ में आया क्या बात बताया गया? इसमें यह बात बताया गया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले, ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये निश्चित ऊर्जा वाले कक्षाएं हैं। इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो गति करते हैं। इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। अब इस कक्षाओं को अब निश्चित कक्षा कहेंगे या अनुमत कक्षा कहेंगे। दूसरी बात, इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसकी पहली जो कक्षा है इसको K से, दूसरे को L से, तीसरे को M से और चौथे को N से, KLMN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, एक कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। जैसे ये पहली कक्षा है, जैसे मान लेते हैं सपोज ये पहली, ये नाभिक है, नाभिक की ये पहली कक्षा है। इस तरीके से पूरा गोल बना दीजिए या शॉर्ट में मैंने आधा बना दिया। तो पहली कक्षा में मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की जो गुण होगा एक समान होगा। दूसरी कक्षा में मान लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन का जो गुण होगा वो इक्वल होगा। तो वही लिखा जा रहा है कि एक कक्षाओं में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब ऊर्जा इनका जो होगा वो समान होगा। अगला लिखा गया, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। ठीक है ना, अपकेंद्र बल मतलब याद रखेंगे, नाभिक, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसको अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। रदरफोर्ड से पूछा गया था ना कि ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करता है तो वो उसकी ऊर्जा में हानि होगी, तो नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु वो गिरता क्यों नहीं है? तो यही बात यहाँ पे नील बोहर ने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो आकर्षण बल लगता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, नाभिक धनात्मक है, तो इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा ना उसको अपकेंद्र बल नियंत्रित कर देगा। अपकेंद्र बल का मतलब क्या होता है? अपकेंद्र बल का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करता है ना, तो इसकी बाहर की दिशा में भी एक बल लगता है और उसी बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे मौत का कुआं, तो मौत के कुएं में तेजी से गाड़ी को क्या करता है? घुमाता है। जब तेजी से घूमता है इसी वजह से वो नीचे नहीं गिरता। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी तेजी से घूमता है ना, इसीलिए नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि उसके बाहर की ओर अपकेंद्र बल कार्य करता है। अगला हमारा आता है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। ठीक है, परमाणु की इन अवस्था को मूल अवस्था कहते हैं।
सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो निम्न ऊर्जा स्तर में रहेंगे, मतलब जिसकी ऊर्जा कम होगी ना उसमें पहले रहेंगे, उसके बाद जिसकी थोड़ी सी अधिक होगा उसमें जाएंगे, फिर उससे अधिक होगा उसमें जाएंगे, इस तरीके से। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा स्तर में रहना चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सभी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। ये एक एक पॉइंट्स पर हमने 2-2 मिनट करके या 1-1 मिनट ही लेकर हमने डिस्कस कर दिया है। समझ के होंगे, इतना बात आप तो लिख ही देंगे। चलिए जी, अगला हमारा आता है बोर का परमाणु मॉडल की सीमाएं। अब इसमें सीमाएं क्या है कि यह मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता था। ठीक है, मतलब एक परमाणु जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी व्याख्या कर देगा। जैसे कि सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी व्याख्या यह नहीं कर सकता था। समझ रहे हैं? तो ये बात है, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या कर सकता था। तो बताइए 118 तत्व हैं, उनकी कैसे व्याख्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका नियम का क्या फायदा? केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो हम नहीं ये नियम इस्तेमाल केवल कर पाएंगे। तो ये चीजें थी, इसलिए ये फ्लॉप हो गया। दूसरा, यह मॉडल हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। और तीसरी बात कि यह मॉडल जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये 3 इसकी भी कमियां हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए अगला अंतिम हमारा ये नियम है, इसको भी हम देख लेते हैं, जो है मिशेल का नियम। अब सॉरी, मिशेल नहीं, मेल्स का नियम। तो मेल्स का नियम क्या है समझ लेते हैं जी। तो यहाँ पे सिंपल सा बात कहा गया है कि जब ध्रुवित प्रकाश को, ध्रुवित मतलब जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर फैल जाता है ना, ठीक है, बिखर जाता है, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो जब ध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष विश्लेषक पर गिराते हैं तो निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ठीक है, वो विश्लेषक की दिशा पर निर्भर कराती है, और इसी संबंध को मिशेल का नियम कहते हैं। कुछ खास नहीं है, इसको एक बार पढ़ेंगे सब समझ में आएगा कि जब ध्रुवित प्रकाश मतलब बिखरी हुई प्रकाश को, ठीक है ना, जब ध्रुवित प्रकाश को हम क्या करते हैं, किसी विश्लेषक पर गिराते हैं, ठीक है, किसी भी विश्लेषक पर उसको पढ़ाएंगे तो निकलने वाली प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो विश्लेषक की दिशा पर निर्भर करेगा, और इस संबंध को मिशेल का नियम कहते हैं। यहाँ पे एक हमें फॉर्मूला भी दिया जाता है, जो है I=I0 cos स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया जाता है। अब यहाँ पे I क्या है, I0 क्या है, थीटा क्या है, तो ये भी हम बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर I की बात करें तो I क्या है, विश्लेषक के बाहर, विश्लेषक से बाहर निकलने वाली रोशनी की तीव्रता, ठीक है। I0 क्या है, तो I0 यहाँ पे देखिए, I क्या है, विश्लेषक से बाहर निकलने वाली रोशनी कहें या रोशनी के जगह पर प्रकाश की तीव्रता भी कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ना कि निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, मतलब विश्लेषक से निकलने वाली जो प्रकाश की तीव्रता है I, ये I0 क्या है, विश्लेषक की, मैं ये लिख सकता हूं, विश्लेषक पर गिरने वाली ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। यहां पे हमारा थीटा क्या है, तो ये थीटा है ध्रुवित प्रकाश की दिशा और
विश्लेषक की अक्ष के बीच बना कोण। ठीक है, तो ये आपको सभी को याद रखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कह रहा है जब ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, तो यही आई नोट क्या है, तो विश्लेषक पर गिरने वाले ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। ठीक है ना, तो यही है जी। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आई क्या है, तो विश्लेषक से बाहर निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता है। तो विश्लेषक पे जब प्रकाश गिरेगा तो निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता है। और थीटा क्या है, तो ध्रुवित प्रकाश की दिशा और विश्लेषक के अक्ष के बीच बना कोण है। ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, सिंपल सा, ये ज्यादा तो उतना बड़ा है नहीं, इतना याद करके ये आप समीकरण याद रख लेंगे। और ये चीजें अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, दिल से आप सभी को शुक्रिया कि आप अपने लिए आप पढ़ाई किए, इस वीडियो को अंत तक देखें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप भी थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा। आप सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू सो मच, आपने हमें, हमारे चैनल, हम सभी के परिवार को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए मैं दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।